तीसरी बात लिखो लैंग्वेज। भाषा। दुनिया में अनेक प्रकार की भाषा हैं। बहुत सी भाषा लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और सीखते हैं। बहुत सी लैंग्वेज है दुनिया के अंदर। लेकिन एक व्यक्ति थे, लियोनार्ड एम ब्लूमफील्ड। उन्होंने विश्व की सभी भाषाओं का अध्ययन किया और कहा कि दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा कौन सी है। विश्व की सभी भाषाओं का अध्ययन करने के बाद मिस्टर लियोनार्ड एम ब्लूमफील्ड ने लिखा है, द पार्डनी ग्रामर which dates somewhere around 350 to 250 BC is one of the greatest monument of human intelligence. It describes with minutest detail every inflection, derivation and composition and every syntactic usage of its author's speech. No other language to this day has been so perfectly described. अर्थात संस्कृत भाषा की महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखित व्याकरण, जो ईस्वी सन से 350 से 250 वर्ष पूर्व पुरानी है, वह मानव प्रतिभा की पराकाष्ठा का अनुपम उदाहरण है। यह अत्यधिक गहनता से शब्द के रूप को प्रस्तुत करती है। इसकी व्युत्पत्ति शब्द संयोजन का विन्यासात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। आज तक किसी भी भाषा में इस प्रकार का व्याकरण नहीं लिखा गया है। जब आप दुनिया के सामने, विश्व के सामने जाएंगे तो कहेंगे आपकी श्रेष्ठता क्या है, तो आप ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश की संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ भाषा है और यह विश्व के लोगों ने स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। दुनिया के बड़े ग्रेट स्कॉलर लियोनार्ड एम ब्लूमफील्ड ने अपने थीसिस में 511 नंबर पेज पर ये बात नोट किया है, लिखा है। तो आपकी पहली विशेषता क्या था? क्रिएटिंग नॉलेज, ज्ञान का सृजन करने का तरीका। दूसरा, एजुकेशन के विषय में समझ। तीसरी विशेषता क्या है? लैंग्वेज। अब आप कहेंगे कि भारत के लोगों का इनोवेशन क्या है, इनकी खोज क्या है, इनकी समझ क्या है। आज कोई बच्चे अगर खड़े हों तो कहेंगे मैं घड़ी पहना हूँ, बूट पहना हूँ, सूट पहना हूँ, एसी, पंखा, लाइट। हमारे जीवन को खुश करने के लिए भारत के लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो लोग कहेंगे भारत के लोग तो कुछ नहीं दिए। तो हम इसका मतलब भारत के पास ज्ञान नहीं था? क्या नहीं था? ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों के पास ज्ञान नहीं था। अभी उस दिन मैडम रितु खड़ीलाल ने क्या बताया था कि 9वीं सेंचुरी में आर्यभट्ट ने अपना यान कहाँ भेजा था? कौन बता सकता है इस बात को? अगर आप बता सकते हैं तो मैं ये समझूंगा कि आपने उनकी बात को ध्यान से सुना था। तो फिर तो मेरी मेहनत बेकार है अगर आपने नहीं बताया। हाँ बताइए, कहाँ भेजा था? कहाँ पर? मंगल पर। गुड, एक बार जोरदार ताली बजाओ उस बच्चे के लिए। वेरी गुड, अच्छे बच्चे। आप बताइए, जब साइंस का इतना विकास नहीं था दुनिया के लोगों के पास, उससे पहले भारत के लोगों ने इस विषय में सोचना प्रारंभ किया था और इसका इनोवेशन करना, खोज करना
प्रारंभ किया था। 16 सेंचुरी से साइंस, मॉडर्न साइंस दुनिया में डेवलप हुई है और 16 सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक जितने भी लोग ब्रिलियंट हुए हैं, ग्रेट स्कॉलर हुए हैं, उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम बड़े आदर्श के साथ लिया जाता है। उस अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है, वी वाव ए लॉट टू द इंडियंस who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made। अर्थात हम भारतीयों के अत्यधिक ऋणी आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई भी उत्कृष्ट प्रकार की वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। अर्थात मैथमेटिक्स का ज्ञान दुनिया में किसने दिया? विश्व के लोगों को किसने दिया? भारत के लोगों ने दिया। 1911 एडी में वर्ल्ड के एक ग्रेट स्कॉलर डेविड स्मिथ, जिन्होंने बुक लिखी है द हिंदू न्यूमरल्स, द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, उस पुस्तक के अंदर 167 नंबर पेज पर डेविड स्मिथ लिखते हैं कि द प्लेस वैल्यू सिस्टम फर्स्ट सीन इन द 3rd century Bhaksali manuscript was clearly Aryabhata's work. While he did not use a symbol for zero, the French mathematician Georges Ifrah explained that knowledge of zero was implicit in Aryabhata's place value system as a placeholder power of 10 with null coefficients। अर्थात फ्रांसीसी मैथमेटिशियन, फ्रेंच मैथमेटिशियन जॉर्ज इफ्रा ने स्वीकार किया कि आर्यभट्ट के अंकों में जीरो का ज्ञान स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। आर्यभट्ट को सिर्फ जीरो का ज्ञान नहीं था, अपितु स्थानीय अंकों के मान के प्रणाली का भी विधिवत ज्ञान था और यह बात 3री शताब्दी में भक्साली हस्तलिपि में लिखा गया है। तो आप देखिए पाई का पैमाना, पॉइंट, जीरो, ये सब की खोज किसने किया था? भारत के लोगों ने किया था। लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े ग्रेट स्कॉलर प्रोफेसर बिलेमज लिखते हैं, To the Hindus due the invention of algebra and geometry and their application to astronomy। बीज गणित और रेखा गणित का आविष्कार, खगोल विद्या में इनका उपयोग सर्वप्रथम भारतीयों ने किया था। तो मैथमेटिक्स का ज्ञान दुनिया में भारत ने दिया। इसके साथ मेडिकल साइंस, जिसे आप आयुर्वेद कहते हैं, इसका ज्ञान भारत ने दिया। ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, मन की शांति के लिए साइकोलॉजी, योग शास्त्र का ज्ञान भारत ने दिया। डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ वेद था, धनुर्वेद, और म्यूजिक, संगीत और महीने, दिन आदि का ज्ञान भारत के लोगों ने समझाने का प्रयास किया। तो भारत के लोगों का इनोवेशन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि आज के टाइम में भारत के लोगों का इनोवेशन क्यों नहीं हो रहा, ये लोग क्यों नहीं इनोवेशन कर रहे हैं? इसका मूल कारण है 1450 में जेम्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन किया। किसका इनोवेशन किया? 1450 ईस्वी से पहले जो दुनिया में नॉलेज होता था वह वृक्षों के छाल पर, कपड़े पे लिखा जाता था। बुक फॉर्म में नॉलेज नहीं था। लेकिन उस समय टर्की से लेकर के नॉर्दर्न चाइना तक इस्लामिक हुकूमत थी और हमारा देश भी मुगलों के अधीन था। और जब जेम्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन किया, ज्ञान जो वृक्षों के छाल में था, कपड़ों में था, वो बुक फॉर्म में आकर दुनिया में फैलने लगा।
तो टर्की में सैफुल इस्लाम के उलेमाओं ने फतवा जारी कर दिया, और फतवा जारी करके क्या कहा, उन्होंने समझाया कि जो है ये प्रिंटिंग प्रेस गैर इस्लामिक है। तो 250 ईयर्स तक जहाँ जहाँ इस्लामिक हुकूमत था वहाँ वहाँ प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। तो परिणाम क्या निकला, यूरोप के लोग ज्ञान में आगे बढ़ते गए और हम लोग अपने डिफेंस करने में, अपने आप को डिफेंड करने में, अपनी सुरक्षा करने में लगे रहे। तो ये समस्याएं हमारी बहुत बड़ी मूलभूत समस्याएं थीं। तो आप ये देखिए, इस नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो कितनी विशेषताएं हो गई? नंबर 1 ज्ञान का सृजन, और नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 लैंग्वेज, नंबर 4 इनोवेशन। अब भारत दुनिया से विशेष रूप से अलग क्यों है? इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है कैरेक्टर। क्या है? दुनिया के लोगों के कैरेक्टर का डेफिनेशन क्या करते हैं? वो मूल रूप से अलग अलग विचार हैं, लेकिन हमारे देश में कैरेक्टर का डेफिनेशन यजुर्वेद में बताया गया कि वाचम ते सुंधामि, प्राणम ते सुंधामि, चक्षुष ते सुंधामि, श्रोत्रम ते सुंधामि, नाभिम ते सुंधामि, पायुष ते सुंधामि, मेढ्रम ते सुंधामि, चरित्रांश ते सुंधामि। का हे मनुष्य, अपने वाणी को पवित्र करो। सबसे पहले पवित्र किसे करना चाहिए? आप लोग रोज नहाते या नहीं नहाते हैं? आज कितने बच्चे यहाँ नहा करके नहीं आए? ओ, काफी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। क्यों, ठंड लग रही थी? ओ चलो, हमें खुशी है, कम से कम आपने झूठ नहीं बोला। आप जो नहीं कर सकते हैं सीधा करो कि हम ये नहीं किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप रोज नहाना चाहिए। बोलो, नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए? रोज नाखून अपने साफ होने चाहिए, बाल आपके ठीक होने चाहिए। तो आप शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो चरित्र का डेफिनेशन वो कहते हैं, शरीर को बाद में ठीक रखो, पहले वाणी को पवित्र रखो। जो आप बोलते हैं, स्पीच है आपका, बिफोर यू स्पीक यू शुड थिंक। बोलने से पहले सोचो। आपको अपने स्पीच को प्योरीफाइड करने के लिए कोशिश करो, इसे शुद्ध करने का प्रयास करो। वाचम ते सुंधामि। फिर कहा प्राणम ते सुंधामि। आप जब किसी के साथ खड़े हो तो आपके मुख से स्मेल नहीं आना चाहिए, आपके मुख से दुर्गंध नहीं आना चाहिए। अगर आपके मुख से दुर्गंध आता है तो इसका मतलब आप ब्रश ठीक नहीं करते हैं, आपके लीवर में कुछ जम रहा है, गंदगी है। आप ये अच्छे चरित्रवान बच्चे की पहचान नहीं है कि आप किसी के पास खड़े हो और आपके माउथ से स्मेल आ रही हो। तो प्राणम से सुंधामि। फिर कहा चक्षुस्ते सुंधामि। अपने आँख को पवित्र करो। तो अपने आँख को पवित्र करने का क्या मेथड है? जब आप किसी स्त्री को देखो, अपने पत्नी को छोड़कर, तो उसको अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के रूप में देखो। जब आप कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पुरुष को देखे तो अपने पिता, अपने पुत्र, अपने भाई के रूप में देखें। और जब आप संसार के किसी भी प्राणी को देखें तो मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। संसार के सभी प्राणियों को अपने मित्रवत दृष्टि से देखें, फ्रेंड की दृष्टि से देखें। अगर इस प्रकार की आपकी आंखें पवित्र नहीं हैं तो आप चरित्रवान नहीं हो सकते।
तो चरित्र का डेफिनेशन स्पीच का प्योरीफाइड करो, ब्रीथ का प्योरीफाइड करो और आइस का प्योरीफाइड करो, आँख को शुद्ध रखो। फिर कहा श्रोत्रम तेसुंधामी, अपने कान को पवित्र रखो। इसका मतलब है अपने कान से किसी की निंदा बुराई को मत सुनो, किसी की चुगली, किसी की गलत बात को मत सुनो। अगर आप ऐसा सुनते हैं तो आप चरित्रवान नहीं हो सकते। नॉनसेंस सेंटेंस को, यूजलेस सेंटेंस को सुनने से कोई फायदा नहीं है। आप अच्छी बात सुनने के लिए परमात्मा ने आपको कान दिया है, आपकी किसी को निंदा बुराई सुनने के लिए नहीं दिया। फिर कहा नाभिम ते सुंधामी, अपने पेट को शुद्ध रखो। इसमें उतना ही खाओ जो आपको पचा सके, अर्थात कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए। और फिर चरित्र का डेफिनेशन पायुष और मेढ्रम ते सुंधामी। आप सब लोग भारतीय बच्चे जानते हैं, हमारे देश में समझाया जाता है कि हमारे शरीर में 10 इंद्रिय हैं। कितने इंद्रिय हैं? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। कितने इंद्रिय हैं? 10। जैसे सभी इंद्रिय एक काम करती हैं। सभी इंद्रिय कितना काम करती हैं? आँख देखने के सिवा दूसरा काम कर सकता है? कान सुनने के सिवा दूसरा काम कर सकता है? नाक सूंघने के सिवा दूसरा काम कर सकता है? लेकिन 2 इंद्रिय ऐसी हैं जो डबल काम करती हैं। एक है जीभ, टंग। जीभ जब बिगड़ा तो स्वास्थ्य बिगड़ा। न खाने की चीज खाएंगे तो बीमार कौन पड़ेगा? आप लोग बीमार पड़ना चाहते हैं तो मावा खाना चाहते हैं, तंबाकू खाना चाहते हैं, स्मोकिंग करना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, तो फिर बीमार। और ये जो लेते हैं आप बाजार में चिप्स, ये कौन खाएगा? ये खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? अभी देखो एक लेटेस्ट स्टडी हुआ है कि मनुष्य का शरीर खराब क्यों होता है। तो सबसे पहली बात का, फास्ट फूड खाने वाले का शरीर खराब होता है। जो बाजार की चीज़ खाते हैं, जो फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, सैंडविच है और ऐसी चीज़ें हैं, वो खाने से बॉडी को ठीक नहीं रहता है। दूसरी बात क्या कहा? जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। आप कितने बच्चों ने पीटी नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया? वो हाथ खड़े करे, भी एक ने किया। और कोई? इधर काफ़ी लोगों ने खड़ा कर दिया। तो आप लोग पीटी क्यों नहीं किए? क्या रीज़न था? ये लोग सिखाते अच्छे नहीं हैं। लड़कियां ने तो काफ़ी खड़ा किया। पूजा मैडम को CISF की हैं, अब उनको दंड देना पड़ेगा। ये लड़कियां काफ़ी पीटी नहीं कर रही हैं। तो बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का दूसरा साधन क्या है? जो पीटी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, 460 BC में फादर ऑफ मेडिकल हिप्पोक्रेट्स ने जब एलोपैथ दवा का आविष्कार किया तो उन्होंने घोषणा किया कि जो व्यक्ति व्यायाम एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकालता है, उसको डॉक्टर के लिए समय निकालना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डॉक्टर, हॉस्पिटल के लिए समय निकालना ना पड़े, तो इसके लिए रोज आपको पीटी एक्सरसाइज के लिए समय निकालना चाहिए। तो कितने तरीके से बॉडी डिस्ट्रॉय होती है? पहला तरीका क्या बताया? ये बार बार रिपीट में इसलिए कराता हूं ताकि आपके ब्रेन में वो बात फिट हो जाए। पहला है जो फास्ट फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच और जो भी बाज़ार में चिप्स,
और ये क्या कहते हैं उसको, कुरकुरे, कुरकुरे करकरे, जब वो खाओगे तो बीमार पड़ोगे या नहीं पड़ोगे? हाँ, तो वो नहीं खाना चाहिए। और दूसरी बात, एक्सरसाइज नहीं करना। और तीसरी बात, कम सोना। आपकी एज में कम से कम 7 से 9 घंटे रोज सोना चाहिए। 10 बजे जब यहाँ सभा खत्म होती है तो आपको जाकर के सीधा बिस्तर में सो जाना चाहिए। लेकिन मैंने आज रात को 1 बजे राउंड लगाया था, तब भी देखा तो कितने लोग वहाँ कैंपस में घूम रहे थे, जेब में हाथ डाल करके। हमने कहा क्यों घूम रहे हो? बोले काहे नहीं, हमने मजा आवे से, मजा पड़े से। तो ऐसे मजा पड़ने वालों का, मैं अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ 3 घंटे बैठा था, काफ़ी डिटेल में बात किया। तो मैंने उनसे मिलने का समय मांगा तो उनके पीएस मुरली ने कहा सुबह के 11 बजे। हमने कहा मेरी तो 10 बजे की फ़्लाइट है, अगर सुबह 8-9 बजे मिल जाए तो 9 बजे मिल जाए तो 10-15 मिनट मिल लूँगा मैं। तो वो बोले नहीं, 11 बजे से पहले नहीं। मुझे टिकट कैंसिल करनी पड़ी। जब गया 11 बजे मिलने तो वो 3 घंटा मेरे साथ बैठे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कितने बजे सो जाते हैं? तो उन्होंने कहा मैं रात को रोज़ 8 बजे सो जाता हूँ। कितने बजे सो जाता हूँ? तो हमने कहा 8 बजे क्यों सो जाते हैं? तो वो मेरे हाथ पकड़ करके ले गए अपनी लाइब्रेरी में। बोले ये पुस्तक जरा निकालेंगे आप ऊपर स्टूल से चढ़कर? निकाला मैंने। तो बोले इसमें 379 नंबर का पेज खोलिए। तो 379 नंबर पेज निकाला। तो उन्होंने कहा कि जो जल्दी सो जाते हैं उनकी मेमोरी ब्रेन में स्टोर रहती है, और जो लेट सोते हैं, लेट मॉर्निंग जगते हैं, तो मेमोरी धीरे धीरे डिग्रेडेशन की तरफ डिग्रेडेट हो जाती है, क्षरण होने लग जाती है। तो आपको जल्दी सो जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं लॉन्ग लाइफ, आपका ब्रेन अच्छा रहे, तो 7 से 9 घंटे तक आपको रोज सोना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। और चौथा तरीका है बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का, वह है स्मोकिंग करना। क्या करना है? स्मोकिंग, ड्रग्स आदि, नशा आदि लेना। तो आप चाहते हैं तो शरीर को, मैं क्या कह रहा था, हमारे शरीर में जो 10 इंद्री होती हैं, वो 10 इंद्री में सभी इंद्री एक काम करती हैं, लेकिन 2 इंद्री डबल काम करती है। एक है टंग, जुबान, जीभ। न खाने की चीज़ खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? हमने यहाँ से शुरुआत किया था। और न बोलने का सेंटेंस बोलेंगे तो महाभारत तैयार मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए कहा बिफोर यू स्पीक यू शुड थिंक, बोलने से पहले सोचो। और दूसरी इंद्री है पेनिस, उपस्थ। वो जहाँ यूरिन त्यागने का काम करता है वहाँ प्रजनन का काम करता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ने भारत देश में शिक्षा दिया था, वो सेंटेंस लिख लो, वो शिक्षा दिया था, लंगोटी का पक्का और जुबान का सच्चा दुनिया में कहीं ठोकर खा नहीं सकता। क्या शिक्षा दिया था? यही सबसे बड़ा चरित्र का, कैरेक्टर का डेफिनेशन है। लंगोटी का पक्का और जुबान का सच्चा दुनिया में कहीं ठोकर खा नहीं सकता। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, तो चरित्र की परिभाषा को समझने की कोशिश करो। दुनिया के लोग इस विषय में कहते हैं ये तो पर्सनल लाइफ है, लेकिन एक बात याद रखो, जिसका पर्सनल लाइफ ठीक नहीं है उसका सोशल और नेशनल लाइफ ठीक रहेगा, यह सोचना मुश्किल है। तो इसलिए हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है? चरित्र की शिक्षा देती है।
कितनी पॉइंट हो गया भारत जो दुनिया से अलग है? हाँ जी, कौन कौन सा? नंबर 1, क्रिएटिंग नॉलेज, ज्ञान का सृजन करना। नंबर 2, एजुकेशन। नंबर 3, लैंग्वेज। नंबर 4, इनोवेशन। नंबर 5, करेक्टर। गुड। अब नंबर 6 लिखो, डोनेशन। दुनिया में, विश्व में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, चैरिटी। क्या प्रचलित है? दान देना, मदद करना। तो लोग क्या सोचते हैं कि आप गरीब हैं, आप कमजोर हैं, हम आपको चैरिटी कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, यही लोग सोचते हैं ना। लेकिन भारतीय संस्कृति इस विषय में विश्वास नहीं करती। भारतीय संस्कृति क्या कहती है? यजुर्वेद के 32वें अध्याय में लिखा है, यत्र विश्वम भवति एक नीडम। यह सारा संसार हमारे परिवार के समान है। ये सारा संसार क्या है? हमारे परिवार के समान है। भारतीय संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम। यह सारा संसार, सारी पृथ्वी हमारे परिवार के समान है। और जब आप हमारे परिवार के हैं तो हम आपको मदद किस बात का कर रहे हैं? अगर आपको हम मदद दे रहे हैं तो आपको हम अपना नहीं समझते। तो हमारी संस्कृति चैरिटी में विश्वास नहीं करती है। हमारी संस्कृति की विशेषता है शेयरिंग। हम चैरिटी नहीं करते हैं, हम शेयरिंग में विश्वास करते हैं, शेयर करते हैं। हमारे पास एक्सेस नॉलेज है, एक्सेस मनी है, वेल्थ है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। हम आपको दान नहीं दे रहे हैं, चैरिटी नहीं कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। हमारे पास है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे परिवार के हो। तो हम चैरिटी में अपनापन की भावना नहीं होती है और शेयरिंग में अपनापन की भावना होती है। तो हमारी संस्कृति इससे अलग पहचान बनाती है। अब हमारे संस्कृति की 7वीं विशेषता क्या है? एक शब्द बड़ा प्रचलित हुआ था, टॉलरेंस, इंटॉलरेंस। सुना था आप लोगों ने? बहुत मीडिया में आता था, बहुत से लोग पढ़ते थे। सुनते थे आप लोग? नहीं सुनते थे? तो आजकल ये भारतीय सभ्यता के खिलाफ है। यूरोप के अंदर जाएं तो पत्नी अपने पति से कहती है मैं आपको टॉलरेट कर रही हूं, अर्थात मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूं। पत्नी अपने पति से कहता गुस्से में मैं आपको टॉलरेट कर रहा हूं, मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं। लेकिन हमारी संस्कृति में जब शादी होती है तो कहते हैं आप कैसे हो, 7 जन्म तक हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो हमारी संस्कृति जो है, भारत की संस्कृति टॉलरेट में बिलीव नहीं करती है, ये एक्सेप्टेबिलिटी में बिलीव करती है। और इसका सही ज्ञान हमारे साथी सुरेश जी को है। अगर ऐसी पत्नी भगवान किसी को दे दे तो 3 दिन में उनकी मौत हो जाए, लेकिन ये कैसे उनके साथ रहते हैं। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी का सही फार्मूला सुरेश जी को, मेरे साथी को पता है। ये फार्मर पुलिस ऑफिसर हैं और काफ़ी अच्छा है टॉलरेट, इसे एक्सेप्टेबिलिटी इनके सीखना चाहिए इनसे। आप लोग कितने लोग इसमें से केरला गए हैं? गए? अरे वाह, गुड। कितने लोगों ने अयप्पा मंदिर देखा है? अरे वाह, वेरी गुड। आप देखे, बैठो, आप हाथ नीचे कर लो। जब आप अयप्पा भगवान के मंदिर का दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ मंदिर से पहले एक कब्र का दर्शन करना पड़ता है और उस कब्र का नाम है बाबर स्वामी।
तो बाबर स्वामी का दर्शन उनकी पूजा पद्धति से करके फिर लोग अयप्पा भगवान का दर्शन करने जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो बाबर, वो मुगल का बाबर नहीं, कोई और बाबर सोल्जर रहा होगा, उस मंदिर के लिए कुछ अपना काम किया होगा, तो उसके हमारी संस्कृति क्या है, हमने उसको स्वीकार कर लिया। वो बाबर था, मुस्लिम था, हमने बाबर स्वामी रख दिया। स्वामी हमारी कल्चर, स्वामी और जोड़ दिया। तो पहले बाबर स्वामी का दर्शन करते हैं और फिर अयप्पा भगवान की दर्शन करते हैं। हमारी संस्कृति एक्सेप्टेबिलिटी की है, हमारी संस्कृति टॉलरेंस इंटॉलरेंस की नहीं है। और जो यहाँ भारत के लिए नारा देते हैं वो भारतीय सभ्यता के खिलाफ हैं, वो बात करने वाले। ये बात समझ में आई आपको? दुनिया में हमारी संस्कृति और संस्कृति का विशेषता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते हैं आप लोग? दुनिया में एक्सरसाइज के लिए जितना इनोवेशन हुआ, मार्शल आर्ट, जो मार्शल आर्ट है वो वायलेंस क्रिएट करता है। जो मार्शल आर्ट्स की एक्सरसाइज डेवलप की गई वर्ल्ड में वो वायलेंस क्रिएट करता है, लेकिन जो योगा किया जाता है वो पीस क्रिएट करता है, माइंड में शांति लाता है, बॉडी को मजबूत बनाता है। तो योगा जो है वो शांति के लिए किया जाता है और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग किसके लिए किया जाता है? वायलेंस के लिए किया जाता है, हिंसा के लिए किया जाता है। तो दुनिया की जितनी भी एक्सरसाइज डेवलप की गई वो है वायलेंस क्रिएट करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ जो योगा किया गया वो मन की शांति के लिए, बॉडी की फिटनेस के लिए। यह दुनिया की एक्सरसाइज से हमारी एक्सरसाइज अलग है, डिफरेंस है। तो आप देखिए यहाँ की विशेषता हर चीज में आपको अलग मिलेगी। आप उसके लिए कोशिश करेंगे, आप समझेंगे। और एक बात हम और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि दुनिया में जितनी भी संस्कृति है वर्ल्ड के अंदर, वो मातम में विश्वास करती हैं, मातम मनाती हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति एक ऐसी है, वो मातम में विश्वास नहीं करती, ये उत्सव में विश्वास करती है, ये उत्सव मनाती है। हमें राम के जन्म का पता है, वो किस ग्रह में, किस नक्षत्र में, कौन से महीने में, कौन से दिन को पैदा हुए थे, लेकिन हमें राम के मृत्यु का पता नहीं है। किसी भी शास्त्र में लिखा है कि वो कब मरे थे। हमें कृष्ण के जन्म का पता है, हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, लेकिन हमें उनके मृत्यु का पता नहीं है, उनकी मृत्यु कब हुई थी। क्योंकि हमारी संस्कृति उत्सव प्रिय संस्कृति है, हमारी संस्कृति मातम प्रिय संस्कृति नहीं है। हम हमेशा उत्सव में विश्वास करते हैं। यह हमें दुनिया से अलग करती है और अलग सोच पैदा करती है। तो ये बात समझ में आई इसकी महानता। और सबसे लास्ट बात इसकी यह है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स। हमारी संस्कृति की जो विशेषता है वह है चिंतन की आज़ादी। क्या विशेषता है? चिंतन की आज़ादी। हमारी संस्कृति, भारतीय सभ्यता हमें सोचने की आज़ादी प्रदान करती है। ये नहीं कहती है कि आप ये बात मत मानो, ये बात मत सुनो, ये बात मत समझो। हमारे देश में एक महात्मा थे कबीर। कबीर का नाम सुना आपने? भारत के लोग मंदिर में पूजा करते हैं। आप लोग मंदिर में जाते हैं या नहीं जाते? कितने लोग मंदिर में जाते हैं रोज? अरे बाप, काफी लोग जाते हैं। हाथ नीचे रख दो। महात्मा कबीर जी ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे अच्छा चाकरी जो कूट पीस कर खाए। लेकिन किसी मंदिर में जाने वाले लोगों ने महात्मा कबीर के ऊपर पत्थर नहीं फेंका। कोई मंदिर में जाने वाले लोग महात्मा कबीर को विधर्मी नास्तिक नहीं कहा। उन्हें कहा भाई ये तो संत हैं, महात्मा हैं, इनके जो विचार आया उन्होंने कहा।
यह है भारत की विशेषता, फ्रीडम ऑफ थॉट्स। आप देखो इस देश में जैन लोग संप्रदाय हुआ, उन्होंने कहा त्रयो वेदस्य कर्तारे धूर्त भांड निशाचर। वेदों की रचना करने वाले एक धूर्त थे, एक भांड था, एक निशाचर था। इतना कठोर शब्द कहा, लेकिन कोई वेद पाठी महा विद्वान ने इन पर पत्थर नहीं फेंके, इनका विरोध नहीं किया। दुखी होकर के शंकराचार्य जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि हस्तिना ताड्यमाने पिना गच्छेत जैन मंदिरम। हाथी पीछा करती हो तो मर जाना अच्छा है, जैन मंदिर में जाके छिपके बचना अच्छा नहीं है। लेकिन किसी ने आपस में दंगा तूफान ये नहीं खड़ा किया, का हर आदमी को अपने विचार, अपने चिंतन पब्लिक डोमेन में रखने का हक है, और पब्लिक के विवेक पर छोड़ दिया जाए वो उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आप देखिए इस देश में चारवाक जैसे फिलॉसफर हुए, वो पुनर्जन्म को मानने से इनकार कर दिए, जबकि यहाँ की संस्कृति पुनर्जन्म में भी बिलीव करती थी। लेकिन फिर भी किसी ने चारवाक को फतवा जारी नहीं किया, उनका विरोध नहीं किया। तो ये कितने पॉइंट हो गए? 10। तो ये 10 पॉइंट ऐसे हमने बताया जो विश्व की संस्कृति से भारतीय संस्कृति का अलग पहचान बताती है। आप इतने विचार को चिंतन मनन करेंगे, आपके अपने आश्रित जो लोग हैं, आपके साथी लोग हैं, आपके फैमिली के लोग हैं, जो भी हैं, जो आपके ऊपर निर्भर करते हैं, दूसरी बात उनके लिए सोचेंगे। और तीसरी बात क्या शिक्षा दी जाती है कि आप अपने विषय में फिर सोच सकते हैं। जरूरी नहीं कि अपने विषय में सोचें, आपकी इच्छा है तो सोचिए, नहीं इच्छा है तो मत सोचिए। लेकिन 2 कंपलसरी किया गया कि सबसे पहले आप राष्ट्र के विषय में सोचेंगे, और दूसरा आपके साथ जो आश्रित लोग हैं उनके विषय में सोचेंगे, और फिर आप अपने विषय में सोच सकते हैं। तो ऐसे लोग पढ़ाई करके आते हैं तो उसी तरह से आपको शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो आप जब यहाँ शिविर से जाएंगे तो पहले किसके विषय में सोचेंगे? कि अपने विषय में सोचेंगे? मावा क्यारे मर से, फांकी क्यारे मर से, करकरा क्यारे मर से, पाव भाजी क्यारे मर से। तो पहले किसके विषय में सोचोगे कि इसके विषय में सोचोगे? हाँ, यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले किसके विषय में सोचना है? देश के विषय में। और जब देश के विषय में सोचोगे तो बस नहीं जलाओगे, ट्रेन नहीं रोकोगे, रोड जाम नहीं करोगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। तो जब आप देश के विषय में सोचना शुरू करेंगे तो नेशनल प्रॉपर्टीज को लॉस नहीं करेंगे। और फिर क्या कहा? दूसरी बात किसके विषय में सोचना है? अपने आश्रित लोगों के विषय में सोचना है। आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना है? उनका नाम आदर से क्यों लिया जाता है? उनका नाम आदर से इसलिए लिया जाता है कि चूंकि उनके अंदर सेक्रीफाइस की भावना थी। किसकी भावना थी? वह वकालत करते थे। क्या करते थे? उनकी वकालत नहीं चलती थी। उन्होंने 3 वर्ष तक हार्ड वर्क काम किया और 3 इयर्स में कितना अर्निंग किया? 10,000 रुपीज़। कितना किया? और 10,000 रुपीज़ से वो लंदन में वकालत की पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते थे। लेकिन उनके बड़े भाई विट्ठल भाई ने कहा, भाई पहले हक हमारा पढ़ने का है, क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूँ। आपने पैसा तो कमाया लेकिन पढ़ने का हक हमारा है। तो आप होते तो क्या उत्तर देते? कि मैंने कमाया, मेरी चीज़ है, यही कहते ने।
लेकिन सरदार वल्लभ भाई ने क्या कहा, मोटा भाई घी ढोरानू क्या खिचड़ी माँ, तो पहले आप पढ़ाओ, हम बाद में पढ़ लेंगे। तो कैसे लीडरशिप की क्या भावना है, पहले अपने आश्रित लोगों के विषय में सोचो, फिर उसके बाद में अपने विषय में सोचो। आप एक बात याद रखो, दुनिया उसी को याद करती है जो दूसरे के लिए जीता है, और जो अपने लिए जीता है उसे हिस्ट्री रिमेंबर नहीं करती है। आप चाहते हो आपका इतिहास नंबर में आए, इतिहास में नाम आए, तो आपको आज से प्रैक्टिस करना है कि आपको दूसरे के लिए जीना है, अपने लिए जीना। इसीलिए जब हैंडपंप पर पानी धोने आते हो, नलके पर पानी धोने आते हो, हाथ धोने आते हो पानी से, तो सबसे पहले अपने साथी को मौका दो, भाई आप साफ कर लो, मैं बाद में कर लूँगा। कहीं कचरा कोई किसी ने गिरा दिया तो आप उठा करके रख दो को भाई आपने गिराया था, मैंने उठा करके रख दिया डस्टबिन में, तो उसको शर्म आएगी, यार हमें भी ऐसा करना चाहिए। लोग ऐसा काम करो जो दूसरे लोग आपसे शिक्षा ले सकें। जब कहीं नुकसान हो रहा हो तो आप उसे नुकसान नहीं होने देंगे। तो जब ये शिक्षा, आप ये जीवन की शिक्षा है, और इसी शिक्षा से आपकी महानता बनेगी।